अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आगाज़ से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बर वक्त इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हालात हाज़रा से आगाह रह सकें। आज नाज़रीन मैंने सेनेट के हवाले से बात करनी है और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ शो ऑफ हैंड का आर्डीनेंस आ चुका है, दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर केस है, तीसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं वो कैंपेन भी कर रहे हैं और चौथी तरफ मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर पीटीआई एक कैंपेन कर रही है और दूसरी पार्टीज भी ये कह रही हैं जी खरीदो फरोख्त बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ और दावे के साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। वो ये हैं कि आज उस वक्त में जब शो ऑफ हैंड का आर्डीनेंस पास हो चुका, जब कोर्ट के अंदर केस जा चुका और वहाँ पे समाअत चल रही है, उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात के अंदर भी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी सब की सब सूबों के अंदर वहाँ पे मेम्बरान को ख़रीदा जा रहा है। ख़रीद कौन रहा है? इसमें एक तो मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है कि जरदारी साहब ने कुछ 27 बिलियन रुपए इकट्ठे कर लिए हैं और बिजनेसमैनों का एक कंसोर्शियम है, उसको टास्क दिया गया है कि आप मेंबर्स को ख़रीदें और उस पर फोकस ये रखें कि जो पीटीआई से नाराज़ लोग हैं, पिछले 2.5 सालों में इमरान खान साहब ने जिनको घास नहीं डाली, जिनको मुंह नहीं लगाया, वो तमाम के तमाम लोगों से रब्ता करें और सब के सब लोगों को ख़रीदने की कोशिश करें और उनको पैसा दें। जितने पैसे मांगते हैं उनको पैसे दे दिया जाए। बलूचिस्तान में इसके बावजूद कि शो ऑफ हैंड का ऑर्डिनेंस आ चुका है और इस उम्मीद के ऊपर सियासी पार्टियां खरीदो फरोख्त कर रही हैं कि ये ऑर्डिनेंस फारिग हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और इस उम्मीद के ऊपर वहाँ पे जो मेंबर्स की रेट है, जो मुझे बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुबैना तौर पे वहाँ पे मार्केट के अंदर जो रेट लग रहे हैं वो 20 करोड़ से 40 करोड़ तक हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर चूँकि रेशो ज़्यादा है, ज़्यादा एमपीज़ मिल के एक सेनेटर बनाते हैं तो यहाँ पर रेट कम है। लेकिन पंजाब के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन के राब्ते में हैं और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर कि जिनकी ऑडियो रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं और कुछ की वीडियोस रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद कि पीटीआई ने कुछ मेंबर्स की वीडियोस जारी की और उसके बाद आपने देखा कि बड़ा हंगामा बरपा हुआ और पीटीआई के लोग उस पर बड़े डिफेंसिव भी हुए और अपोजिशन ने कहा कि देखिए इसमें हमारा कसूर क्या है। यानी पैसे लेने वाले भी पीटीआई के लोग, देने वाले भी पीटीआई के लोग और वोट बेचने वाले भी पीटीआई के लोग थे। अब देखना ये है कि वोट अगले इलेक्शन के अंदर वोट कौन बेचता है, कौन ख़रीदता है। तमाम तर पीटीआई के शोर के बावजूद आज भी खरीदो फरोख्त चल रही है। इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि इस स्टेटस को, के सिस्टम को तब्दील किया जाए, इस रवायती निज़ाम को तब्दील किया जाए, इस मौजूदा जो स्टेटस को का सिस्टम है, जो गला सड़ा निज़ाम है, उसके अंदर से एक बेहतर निज़ाम लाने की कोशिश की जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि इमरान खान साहब खुद उस सिस्टम का शिकार हो गए और आज उस सिस्टम के अंदर रहते हुए वो खुद भी उसी रवायती सिस्टम में, उसी हार्स ट्रेडिंग में, उसी खरीदो फरोख्त में और उसी लेन देन का वो हिस्सा बन गया प्रैक्टिकली। तो इमरान खान साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जी मैं मॉरल ग्राउंड के ऊपर सियासत कर रहा हूँ, मैं उस स्टेटस को का, उस गंद का, उस खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह से हिस्सा बन रहे हैं। अपोजिशन तो सीधे सीधे पैसे दे रही है, वो सरकारी ओहदे नहीं दे सकती, वो आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती, वो आपको वजीर भी नहीं बना सकती। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने जो सरकार का फंड्स हैं, जो आपके और मेरे पैसे हैं, जो टैक्स के पैसे हैं, उनका खजानों के मुंह खोल दिए। उन्होंने करप्शन का जो पैसा इकट्ठा किया था अपोजिशन ने, उन बोरियों के मुंह खोल दिए और वो खुफिया तौर पे पैसे दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहरी तौर पे रिश्वत दे रही है। यानी अब तक पंजाब गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट कमो बेश कोई 60 बिलियन से ज़्यादा वो पैसा एमपीएस में बांट चुकी है। वो एमपीएस जिनको पिछले 2 सालों में जनाब चीफ मिनिस्टर का दीदार नसीब नहीं हुआ था, आज चीफ मिनिस्टर साहब उनको जफियाँ डाल रहे हैं, उनको खाने खिला रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये भी एक रिश्वत का वो खौफनाक तरीका है जो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन के बारे में आप कह सकते हैं कि वो कुछ बिजनेसमैनों से पैसा लेके बांट रही है
आप हमारा टैक्स का पैसा बांट रहे हैं। यानी वो पैसा, वो डेवलपमेंट का पैसा जो एमपीएस को आप कहा करते थे पीटीआई के लोग कि ये रिश्वत होती है, यानी एमपीएस को डेवलपमेंट का पैसा नहीं देना चाहिए और इसके लिए बलदियाती सिस्टम में ये पैसा जाना चाहिए। आज आप इमरान खान साहब उस रवायती सिस्टम के अंदर फंस के रह गए हैं। आज आप उस स्टेटस को ना सिर्फ सल्यूट कर रहे हैं बल्कि उस स्टेटस को के ऊपर अमल भी कर रहे हैं। आप एमपीएस को ख़रीद भी रहे हैं सरकारी पैसे से, यानी आप सरकारी डेवलपमेंट का फंड उनको दे रहे हैं, आप उनको पोजीशनें दे रहे हैं, आप उनको ओहदे दे रहे हैं और पीछे पीछे आपके लोग फिर रहे हैं कि कहीं इधर उधर लोग ना चले जाएं। इस रवायती निज़ाम में मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर इस रवायती निज़ाम को आप इसी तरह फॉलो करते रहे तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये निज़ाम तो आखिर आप तब्दील नहीं कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तासर था कि एक ऑनेस्ट आदमी ऊपर आ जाए तो नीचे तक तब्दीली आ सकती है, वो तस्वर भी आपने ख़त्म कर दिया। और आज जिस कदर बद इंतज़ामी है, जिस कदर महंगाई है और जिस कदर ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो तमाम की तमाम इश्यूज़ को अगर सामने रखा जाए और उसके बाद आपकी इस बंदर बांट को सामने रखा जाए कि एमपीएस को नौकरियां दे रहे हैं, उनको फंड्स दे रहे हैं, उनको पुलिस कर रहे हैं, उनको खाने खिलाए जा रहे हैं और उनको तरले मारे जा रहे हैं कि जी आप खुदा के लिए अपोजिशन के पास मत जाइएगा, वोट हमें दीजिएगा। और दूसरी तरफ अगर हकीकत पसंदाना बात की जाए तो वो सच ये है, और ये बड़ा तल्ख सच है और बड़ा कड़वा सच है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तक पहुँचे। वो सच ये है कि पिछले 5 साल का जो सेनेट का पीरियड था वो उस जरदारी साहब की वजह से सेनेट 5 साल तक चला, और इसलिए कि वहाँ पे बैलेंस पावर पीपल्स पार्टी थी। यानी संजरानी साहब को जब चेयरमैन सेनेट बनाया गया तो मेरे ज़ाती नॉलेज के अंदर है कि उसमें पीपल्स पार्टी ने सारा रोल प्ले किया था। अगर पीपल्स पार्टी रोल प्ले ना करती तो सेनेट कभी तश्कील ना पाता और सेनेट के अंदर दीगा मुश्ती चलती रहती और जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस था, जो बाकी सारी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुकी होती। आज दोबारा एक बार फिर जब कहते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले के एक जरदारी सब पे भारी, आज प्रैक्टिकली दोबारा वो सब कुछ हो रहा है। फिर सेनेट जब बनने जा रहा है तो ये जरदारी साहब के मरहूने मेहनत होगा। 1-2 सीटों का फ़र्क है। जरदारी साहब चाहेंगे तो ये गवर्नमेंट को फेवर जाएगी, वो नहीं चाहेंगे तो इस सेनेट के इशू के ऊपर ऐसा खौफनाक डेडलॉक आएगा कि ये सारी चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है, सिस्टम को लपेट भी सकता है। लेकिन जरदारी साहब से चूँकि डील चल रही है पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारों की, उनके ऊपर केसेस हैं, लिहाजा जरदारी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप सेनेट के इशू के ऊपर कोऑपरेट करें। यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा शख्स उन्होंने मैदान में उतारा है जो तजर्बाकार भी है, जो वोटरों पर असरअंदाज भी हो सकता है, जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, जो जनूबी पंजाब के मेंबर्स जो पीटीआई के हैं वो भी उनके राब्ते में है। ये मैं बड़ी एक ख़बर आपको दे रहा हूँ कि पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट कर रहा है अंदर खाते, और वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि सेनेट का जो शो ऑफ हैंड का ऑर्डिनेंस है वो कब ख़त्म होता है और वो किस तरह उनको वोट देते हैं। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसका मैंने जिक्र किया कि वो एक मंजे हुए सियासतदान है और एक ज़बरदस्त प्लेयर है, और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के लोगों के अलावा भी पीटीआई के बहुत सारे लोग उनके राब्ते में हैं, लिहाजा वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत यकीनी है। दूसरी तरफ हफीज़ साहब हैं जो अमरीकी पर्ची लेके घूम रहे हैं और IMF के नुमाइंदे पाकिस्तान में समझे जाते हैं, और उनके बारे में साफ कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से ग्रीन सिग्नल है, और अमेरिका से जब ग्रीन सिग्नल लेके वो आए हैं वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे थे, IMF के नुमाइंदे थे, असद उमर साहब को आउट करके वो इन हुए और आज पाकिस्तान के फाइनेंस को और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे को वो चला रहे हैं। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वो अमेरिका से क्लियरेंस लेके आए, और अमेरिका का जो सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल उनका निज़ाम है, उन्होंने शायद पाकिस्तान को कहा है कि जी हफीज़ शेख साहब बड़े ज़रूरी हैं और चेयरमैन सेनेट अगर इनको बना दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। उसके लिए अब जरदारी साहब को भी मैसेजिंग हो रही है। जरदारी साहब उन मैसेजेस को कितना सीरियस लेते हैं, कितना वो तवज्जो देते हैं, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो जितनी बातें करते थे तब्दीली के हवाले से, नए पाकिस्तान के हवाले से, एंटी स्टेटस को, सिस्टम को तब्दील करने के हवाले से, यानी वो सिस्टम तो तब्दील नहीं कर सके, अलबत्ता इमरान खान ख़ुद तब्दील हो गए और वो इस रवायती सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। इसी मारदाड़, इसी दौंस धांधली, इसी ख़रीदो फ़रोख्त और इसी
गले सड़े निज़ाम का जिसको वो तब्दील करने आए थे वो उसी का हिस्सा बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यानी तारुल कादरी साहब ठीक कहा करते थे कि इस निज़ाम के तहत कोई शख्स भी तब्दीली नहीं ला सकता। यानी इमरान खान साहब अगर चाहते हैं, ये समझते हैं कि वो इस निज़ाम के तहत पहले इक़्तिदार में आएंगे, जैसे कि वो आ चुके, फिर निज़ाम को तब्दील कर देंगे, तो ये फ़लसफ़ा, ये सोच भी गलत निकली, बल्कि वक्त ने साबित किया कि ये थिंकिंग उनकी दुरुस्त नहीं थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ना सिस्टम को तब्दील कर सके, ना इंतखाबी निज़ाम को तब्दील कर सके, ना इक़्तिसादी निज़ाम को बेहतर दे सके, ना महंगाई ख़त्म कर सके, ना गवर्नेंस को बेहतर कर सके। अलबत्ता उस स्टेटस को के हाथों मैं समझता हूँ कि एक शिकस्त खुर्दा जैसे एक शख्स होता है, वो उस गर्दाब में फंस के वो ख़ुद तब्दील होके स्टेटस को फॉलो कर रहा है। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। दोबारा आपसे इंशाअल्लाह किसी इम्पॉर्टेंट मौजू पर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।